हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी? मैं विक्रम और फिर से आप सभी साथियों के साथ जुड़ चुका हूं और आज हम परमाणु के तीसरे लेक्चर को यहां से पूरा करने वाले हैं। यदि आप परमाणु से जुड़ी हुई अन्य दोनों पाठों को अभी तक नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट को विजिट करके आप उनके दोनों पाठों को भी देखिएगा, जिससे कि परमाणु से जुड़ी हुई बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ सके। और आगामी जो क्वेश्चन जिनको हम करने वाले हैं, वो क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ सकते हैं, यदि आपको इनकी बेसिक बातों को जाना है। चलिए तो सेशन की ओर बढ़ते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर को डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ से 41 नंबर से डिस्कस करने वाले हैं। इसके पीछे के जो 40 क्वेश्चन हैं उनको हमने अन्य पाठों में देख ही चुके हैं। यदि आप रोजाना मेरे साथ क्लास में जुड़ते होंगे तो आज आप इस बात को जाने होंगे। चलिए तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है, न्यूट्रिनो की खोज करता है। देखो, हमने ऐसे जाना था कि परमाणु के कुछ कण तो ऐसे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्या? स्थायी कण। क्या कहते हैं? स्थायी कण कहते हैं। लेकिन इसी के साथ परमाणु के कुछ ऐसे कण होते हैं जो अस्थायी कण भी होते हैं। अस्थायी कण होते हैं। परमाणु के जो स्थायी कण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। देखो, एक तो इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक होता है न्यूट्रॉन। एक कौन सा होता है? न्यूट्रॉन होता है। लेकिन परमाणु के यदि अस्थायी कणों के बारे में पूछा जाए तो परमाणु के अस्थायी कण होते हैं। एक तो होता है कौन सा? न्यूट्रिनो। सा होता है, न्यूट्रिनो होता है। एक होता है एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो। और एक है वो पोजिस्ट्रॉन। पोजिस्ट्रॉन। इस प्रकार के जो कण होंगे वो परमाणु के अस्थायी कण होंगे। इसके पीछे की क्लासों में हमने जाना था कि जो पोजिस्ट्रॉन होता है वो तो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है। एंटी न्यूट्रिनो होता है वह न्यूट्रॉन का प्रतिकण होता है। लेकिन जो न्यूट्रिनो होता है ये किसी का भी प्रतिकण नहीं होता। लेकिन क्वेश्चन में हमें यहाँ से पूछा गया था कि न्यूट्रिनो के खोजकर्ता कौन थे। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना था कि न्यूट्रिनो क्या होता है। न्यूट्रिनो परमाणु का अस्थायी कण होता है। और इस न्यूट्रिनो की खोज की थी सबसे सर्वप्रथम किसने? पाउली नामक वैज्ञानिक ने की थी। आप इससे जुड़ी हुई बातों को आप जान पाए होंगे। चलिए तो इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर भी बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नाभिक की खोज रदरफोर्ड के किन कणों की सहायता से की थी? देखो, क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि नाभिक का खोजकर्ता कौन है? रदरफोर्ड है। ऐसे हमने पीछे की क्लासों में भी जाना था कि नाभिक का खोजकर्ता कौन होता है। नाभिक का खोजकर्ता है कौन? रदरफोर्ड। कौन है? रदरफोर्ड। इस नाभिक के अलावा रदरफोर्ड को हम प्रोटॉन की खोज के लिए भी जानते हैं। किसकी खोज के लिए जानते हैं? प्रोटॉन की खोज के लिए भी जानते हैं। तो प्रोटॉन का यदि खोजकर्ता पूछे तो आप रदरफोर्ड बता सकते हैं। यदि बाय द वे रदरफोर्ड आपके पास ऑप्शन में नहीं होगा तो वहाँ ऑप्शन में मिल सकता है आपको गोल्डस्टीन। क्या मिल सकता है? गोल्डस्टीन आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो नाभिक का खोजकर्ता रदरफोर्ड है और प्रोटॉन का खोजकर्ता भी कौन है? रदरफोर्ड है। लेकिन क्वेश्चन में हमें पूछा कि नाभिक की खोज तो रदरफोर्ड ने की, लेकिन नाभिक की खोज किन कणों के आधार पे की? किन कणों के आधार पे की? वो की थी किसके कणों के आधार पे? एल्फा कणों के आधार पर की थी। नाभिक का खोजकर्ता रदरफोर्ड था और रदरफोर्ड ने नाभिक के किन कणों के आधार पे खोजा था? एल्फा कणों के आधार पर खोजा था। इस प्रकार हमारा सही आंसर होता यहाँ से ए होता। अगला खूबसूरत सा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सही है? हमारे को जो कथन दिए गए हैं इन कथनों के बारे में पूछा था कि कौन सा कथन सही है। चलिए तो पढ़ते हैं हम। एक परमाणु के नाभिक में केवल एक इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहता है। क्या ये बात सही दिखाई दे रही है क्या आपको? यदि आप मेरे साथ सेशन में शुरू से बने हुए होंगे, यदि इसके अन्य पार्टों को भी यदि आपने देखा है मेरे साथ, तो आप इस बात का सही तरीके से रिलेट कर पा रहे होंगे कि क्या ए ऑप्शन में सही लिखा है क्या? किसी भी परमाणु के दो भाग होते हैं। कि परमाणु के दो भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है, इस भाग को कहते हैं क्या? बाह्य भाग। और दूसरा वाला होता है आंतरिक भाग। कौन सा भाग होता है? आंतरिक भाग होता है। बाह्य भाग को क्या कहा जाता है? बाह्य भाग को कक्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कक्षा। जबकि आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है? आंतरिक भाग को कहा जाता है क्या? नाभिक। और किसी भी परमाणु के तीन मूलभूत अवयव होते हैं, जिन्हें एक को तो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, एक को प्रोटॉन कहा जाता है और एक को न्यूट्रॉन कहा जाता है। इन तीनों में से जो नाभिक में निवेश करते हैं वो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं।
जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कक्षाओं में निवेश करता है। इन बातों को आप जाने हो तो अब चलिए ए ऑप्शन के पास। परमाणु के नाभिक में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है? नहीं, परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना होता है। परमाणु के नाभिक में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इस प्रकार ये तो हमारा गलत होता। बी ऑप्शन को पढ़ते। एक परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं। परमाणु के नाभिक में दो होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो हमारा बी भी गलत होता है यहाँ से। सी जो ऑप्शन है, एक परमाणु के नाभिक में केवल न्यूट्रॉन विद्यमान होते हैं? नहीं, केवल न्यूट्रॉन थोड़ी ना होता है। नाभिक में न्यूट्रॉन के अलावा उसमें प्रोटॉन भी पाया जाता है। तो सी भी हमारा गलत होता। डी ऑप्शन को पढ़िएगा। एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान रहते हैं। तो सही जवाब होता हमारा डी, कि किसी भी परमाणु के नाभिक में एक तो होता है प्रोटॉन और एक होता है कौन? न्यूट्रॉन होता है। इस प्रकार हमारा सही जवाब होता कौन सा? डी ऑप्शन में ऐसा हमें दिया गया था जो हमारे पास सही था। तो आप इस इधर से भी जान पाए होंगे कि परमाणु के दो भाग, एक तो बाह्य भाग और एक होता है आंतरिक भाग। बाह्य भाग को क्या कहते हैं? बाह्य भाग को कक्षा कहते हैं। और कक्षाओं में कौन निवेश करता है? इलेक्ट्रॉन। आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? नाभिक। और नाभिक में कौन निवेश करता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निवेश करता है। तो इस प्रकार हमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए तो अगले क्वेश्चन को पढ़ने से पहले बता दूं दोस्तों आपको, यदि आपने टॉपिक से रिलेटिव पीडीएफ्स को अभी तक प्राप्त नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर की तरफ पीडीएफ का लिंक मिलेगा आपको। उस लिंक की माध्यम से सामान्य विज्ञान के जितने भी टॉपिक्स को हम आगे पढ़ने वाले हैं या जितने भी टॉपिक्स को हमने पीछे पढ़ा है उन सभी टॉपिकों की आप पीडीएफ वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ से बहुत सी इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको अवेलेबल करवाई जाती हैं। और बहुत सी रोजाना वहाँ एमसीक्यू भी, तो उन एमसीक्यू को भी आप लगा सकते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिले। चलिए तो अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है, ऋणावेशित परमाणु ऋणायन में प्रोटॉन की संख्या क्या है? एनडीए की एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन को पहले तो समझना था कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है कि ऋणावेशित परमाणु, जैसे कि हीलियम, एक तो ऐसे लिखा जाए हीलियम को, एक मैं ऐसे लिखूं हीलियम, ऊपर इसके लगा दूं माइनस, दोनों बातें अलग अलग हैं। ये ऋणावेशित परमाणु होता है। इसके बारे में कह रखा है कि ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या होती है। पहले तो पहले आप बात समझिएगा कि प्रोटॉन की संख्या क्या होती है। किसी भी एलिमेंट का जितना परमाणु क्रमांक होता है, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कहने का मतलब आवर्त सारणी में कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे। और जो परमाणु क्रमांक होता है, इस परमाणु क्रमांक को अंग्रेजी के जेड लेटर से प्रदर्शित किया जाता है। इस लेटर से लिखा जाता है, जेड से लिखा जाता है। और किसी भी एलिमेंट में जितना जेड होता है उसमें प्रोटॉन की संख्या और उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उतनी ही होती है। लेकिन यदि असामान्य परमाणु है, यदि हीलियम के ऊपर माइनस लगा है, तो किसी भी एलिमेंट या किसी भी परमाणु के ऊपर माइनस लगा हुआ होता है, तो माइनस का मतलब होता है वो एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ग्रहण कर लिया। इसमें हीलियम में पहले परमाणु संख्या कितनी थी? 2। मतलब प्रोटॉन भी कितना था? 2। इलेक्ट्रॉन भी कितना था? 2। लेकिन अब हीलियम के ऊपर माइनस लगा है तो इसका परमाणु क्रमांक मतलब जेड तो कितना होगा? 2 होगा। प्रोटॉन भी इसमें कितने होंगे? 2 होंगे। लेकिन यदि माइनस लगा हुआ होता है, एक माइनस लगा है तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ग्रहण कर लिया। पहले इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 इलेक्ट्रॉन थे। और अब एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लिया तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। अब बताइएगा क्वेश्चन को, अब बता सकते हैं आप क्वेश्चन का सही जवाब कि ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम होती है। और सामान्य परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों आपस में क्या होती हैं? बराबर होती है। और ऐसा इस कारण से हो रहा है यहाँ, क्योंकि ऊपर माइनस लगा हुआ है। और किसी भी एलिमेंट के ऊपर माइनस तब बनता है जब वो बाहर से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता हो। ए ऑप्शन को देखते हैं। तत्व के परमाणु क्रमांक से अधिक है। तत्व के परमाणु क्रमांक से अधिक है क्या प्रोटॉन की संख्या? नहीं, जितना परमाणु क्रमांक है उसमें प्रोटॉन की संख्या उतनी है, अधिक नहीं है। ए ऑप्शन इसका गलत होता। बी ऑप्शन, तत्व के परमाणु क्रमांक से कम होता है। तत्व के परमाणु क्रमांक से कम भी नहीं है, जितना परमाणु क्रमांक है उसमें प्रोटॉन की संख्या उतनी ही है। क्वेश्चन में हमें यहाँ से प्रोटॉन की संख्या पूछा था तो ध्यान रखना था यहाँ
परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ कितनी है? 3 है। प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 2 है। तो कम है, अधिक थोड़ी ना है। तो सी भी हमारा यहाँ से गलत होता। और डी ऑप्शन में दिया गया है परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम होती है। प्रोटॉन की जो संख्या होगी किसमें? ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होगी। ऐसे आपने इधर से, यदि आप मेरे साथ क्वेश्चन में शुरू से बने हुए होंगे तो आप इस बात को समझे होंगे। और इसका सही जवाब बताते हम कौन सा? डी बताते कि इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम होगी कौन? प्रोटॉन की संख्या। लेकिन वो ऋणावेशित होना चाहिए परमाणु। सामान्य परमाणु में तो जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है और उसमें उतना ही प्रोटॉन होता है। मतलब जेड परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। कब? जब किसी भी एलिमेंट के ऊपर माइनस प्लस नहीं लगा हो, मतलब सामान्य परमाणु होना चाहिए वो। तो इस प्रकार हमारा सही जवाब यहाँ से कौन सा होता? डी हमारा यहाँ से सही जवाब होता। चलिए, तो अगला जो क्वेश्चन था उस अगले क्वेश्चन में हमें पूछा गया था परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या को किसमें मापा जाता है? बहुत ही इजी बात थी, बस इसमें हमें कुछ ज्यादा यहाँ से सीखने को नहीं था। इसमें बताना था कि परमाणु त्रिज्या को किसमें मापा जाता है। तो परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है किसमें? नैनोमीटर में मापा जाता है। तो 45 नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास क्या होता? बी हमारा यहाँ से सही जवाब होता। चलिए, तो अगला खूबसूरत सा सवाल है, इसको बताइएगा आप। देखिए, दिल्ली पुलिस के पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत इससे पहले भी ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन को आप पढ़िएगा पहले, फिर इसका जवाब दीजिएगा। और यदि आप मेरे साथ सेशन में शुरू से बने हुए होंगे, एटम के यदि आपने अन्य पार्टों को अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को विजिट करके आप इसके अन्य पार्टों को भी देखिएगा, जिससे कि आपको वहां से बहुत सारी बातों को मैंने वहां से सिखाया था। और उनके आधार पे यदि आप एटम से रिलेटिव किसी पर्सन को एग्जाम में देखते हो तो वो क्वेश्चन आपका सही निकल सकता है। चलिए, तो अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परमाणु के नाभिक के घटक क्या होते हैं? बहुत इजी बात थी, यदि आप मेरे साथ सेशन में शुरू से बने हुए हैं तो आप इस बात को जान पाए होंगे। जो परमाणु होता है, इस परमाणु के नाभिक में सिर्फ दो ही घटक होते हैं। एक तो होता है इसमें कौन? प्रोटॉन पाया जाता है। कौन पाया जाता है? प्रोटॉन। और एक इसमें कौन पाया जाता है? न्यूट्रॉन पाया जाता है। कौन पाया जाता है? न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो नाभिक के घटक कौन कौन से हो गए? एक तो प्रोटॉन हो गया और एक कौन हो गया? न्यूट्रॉन। और कक्षा में कौन निवेश करता है? कक्षा में हमेशा पाया जाता है कौन? इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। कौन पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो अब यहाँ से बता सकते थे नाभिक के घटक क्या क्या होते हैं। दिल्ली पुलिस के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। आगामी जिस भी एग्जाम में यदि आप बैठने वाले हो, वहां से इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो क्या केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं? नहीं, नाभिक में इलेक्ट्रॉन तो होते ही नहीं है। ये हमने इधर से जाना है, या तो न्यूट्रॉन होगा या उसमें क्या होगा? प्रोटॉन होगा। क्या केवल उसमें प्रोटॉन होगा? क्या केवल? नहीं, केवल प्रोटॉन नहीं होता है उसमें। प्रोटॉन के साथ क्या होता है? न्यूट्रॉन भी होता है। तो बी ऑप्शन भी हमारा यहाँ से गलत होता। सी ऑप्शन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हाँ, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही पाए जाते हैं। और प्रोटॉन धनावेशित कण होता है और न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रॉन जो होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। तो इस प्रकार 46 नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब आप बताते कौन? सी हमारा यहाँ से सही जवाब होता। चलिए, तो इसी प्रकार अगले क्वेश्चनों को भी देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ऋणावेशित कैसे बनते हैं? किसी भी, अभी हमने कुछ समय पहले ऐसे उदाहरण लिया था, हीलियम माइनस। एक मैंने आपको सामान्य दिखाया था ऐसे, हीलियम। तो इसमें हीलियम में जेड मतलब परमाणु क्रमांक कितना था? हीलियम का 2 था। इसमें प्रोटॉन भी कितना था? 2। इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 2 होगा। तो ये तो हीलियम सामान्य परमाणु है, लेकिन इसके ऊपर मैंने बनाया यहाँ क्या? माइनस बनाया है। क्या बनाया है? माइनस। तो क्वेश्चन में भी हमें ऐसे ही पूछा गया है कि ऋणायन कैसे बनते हैं, कि यानी कि ऋणायन किसी भी परमाणु के ऊपर माइनस कब लगाया जाता है? जब वो बाहर से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ले तो उस पे माइनस बनता है। और जब जब हीलियम के ऊपर प्लस बनता है तो इसका मतलब ये होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। जबकि माइनस कब बनता है? जब उसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? जुड़ जाए। तो आप इस बात को यहाँ से समझे होंगे कि किसी भी एलिमेंट के ऊपर माइनस कब बनता है, मतलब ऋणायन कब बनते हैं?
ऋणायन कब बनते हैं? जब इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं। और धनायन कब बनते हैं? धनायन कब बनते हैं? जब इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाए? इलेक्ट्रॉन का दान किया जाए, दान किया जाए। उदाहरण में हमने देखा कि एक तो होता है हीलियम माइनस और एक होता है हीलियम प्लस। इसी हीलियम माइनस का मतलब तो ये होता है कि बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को और ग्रहण कर लिया, और इस हीलियम प्लस का मतलब ये होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, माइनस कमी हो गई। मतलब इलेक्ट्रॉन की जब कमी होती है तो प्लस बनता है, इलेक्ट्रॉन की जब वृद्धि होती है तो माइनस बनता है। और जितने माइनस लगे हुए हों, जैसे मान लो मैंने आपको यहां से ऐसे कह दिया कि ये हमारे पास ऐसे हैं, हीलियम -2 है। -2 का मतलब ये कि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से ग्रहण कर लिया। यदि इसके आगे मैं ऐसे लिखूँ 3 लिखूँ तो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। इसी बात को मैं आपको ऐसे दिखा दूँ +3, तो इस +3 का मतलब होता है 3 इलेक्ट्रॉनों का डोनेट कर चुका है ये। तो धनायन तो कब बनते हैं? जब इलेक्ट्रॉन का डोनेट किया जाए। और ऋणायन कब बनते हैं? जब इलेक्ट्रॉनों का जुड़ाव हो, संयोजन हो, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाए। तो अब चलते हैं ऑप्शन की तरफ। देखो प्रोटॉन का कोई मैटर तो था ही नहीं, सी और डी ऑप्शन तो हमारे यहाँ से बाहर हो जाते। अब जवाब होता या तो ए होता या बी होता। इलेक्ट्रॉन के संयोजन से ऐसा हो पाता है? हाँ, इलेक्ट्रॉन के संयोजन, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। संयोजन का मतलब होता है क्या? जुड़ना। कि ऋणायन कैसे बनते हैं? जब इलेक्ट्रॉनों क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तब क्या बनता है? ऋणायन। और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तब क्या बनता है? प्लस बनता है। तो इस बात को आप समझे होंगे यहां से। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके पास। इसके पीछे के क्वेश्चन में यदि आप मेरे साथ बने हुए थे तो इस क्वेश्चन का जवाब भी आप बता पा रहे होंगे कि धनायन कैसे बनते हैं। किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो धनायन जो बनते हैं, वो धनायन किस प्रकार से बनते हैं। अभी हमने सीखा था कि किसी भी एलिमेंट के ऊपर, जैसे हमने उदाहरण लिया, Fe, लोहे का उदाहरण लिया। इस लोहे के ऊपर यदि मैं +2 बना दूं तो इस +2 का मतलब होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल चुका है। इसी लोहे में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 26। लेकिन यदि इसके ऊपर मैं यदि +2 बना दिया तो अभी इसी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी कितनी? 24 हो गई, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 26। जितना परमाणु क्रमांक उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उनकी संख्या भी उतनी ही होती है। लेकिन यदि उसके ऊपर मैं +2 बना दिया तो अब 26 में से 2 कम होंगे। और यदि इसी को मैं ऐसे लिख दूं आपके सामने Fe-2, इसका मतलब ये होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से ग्रहण कर चुका है। इसमें पहले कितने थे? मतलब पहले मतलब Fe में परमाणु क्रमांक 26, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी? 26 ही होगी। प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी? 26 ही होगी। लेकिन यदि इसके ऊपर मैंने -2 बनाया, तो -2 का मतलब है कि बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर चुका है। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हो चुकी है कितनी? 28। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन का सही जवाब बता सकते थे कि सी और डी ऑप्शन इसका कभी उत्तर नहीं होने वाला है। धनायन कब बनते हैं? जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तब तो धनायन बनते हैं। और ऋणायन कब बनते हैं? जब इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के संयोजन से बनते हैं क्या धनायन? नहीं, इलेक्ट्रॉन के संयोजन से नहीं बनते। इलेक्ट्रॉन के निष्कासन से। बिल्कुल सही जवाब होता हमारा बी यहाँ से होता कि इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन। निष्कासन का मतलब होता है बाहर निकलना। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तब क्या बनता है हमारे पास? हमारे पास बनता है क्या? धनायन बनता है। और इलेक्ट्रॉनों का यदि ग्रहण किया जाए तो हमारे पास क्या बनता है? ऋणायन बनता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का भी आप जवाब बता पाए होंगे। अब क्वेश्चन में हमें यहां से पूछा गया था, एक कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है? देखो, जेई के, रेलवे के जो जेई के पेपर लगे थे, उन पेपरों में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। और हमने ऐसी बातों को पीछे के लेक्चर में भी डिस्कस किया था। यदि आपने अभी तक परमाणु से जुड़े हुए अन्य पार्ट्स को यदि आपने नहीं देखा है तो इसके अन्य पार्ट्स को भी देखें आप, जिससे कि इसकी जुड़ी सभी बातें आप बहुत अच्छे तरीके से सीख सके। और आगामी जैसे आप क्वेश्चन को यहाँ कर रहे हैं वो क्वेश्चन आपके लिए आसान बन पाएंगे जब आपने इसके अन्य पार्टों को देख चुके होंगे, क्योंकि वहां मैंने इसकी छोटी छोटी बातों को डिस्कस करवाया है और उन्हीं के आधार पे ये क्वेश्चन यहाँ से हल हो रहे हैं। तो यहाँ हमें बताना था कि किसी भी कोष का मतलब होता है कक्षा। क्या होता है? कक्षा। किसी भी कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है? चलिए, तो फटाक से इसका जवाब देके बताइएगा
कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होने वाला है। एक कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉन की अधिकतम जो संख्या होती है, वो अधिकतम संख्या निकाली जाती है किससे? 2n स्क्वायर से निकाली जाती है। और इस सूत्र में जो n है, वो n है यहाँ क्या? कक्षा की संख्या। क्या है? कक्षा की संख्या दिया गया है हमें। जैसे कक्षा की संख्या कैसे? जैसे नाभिक में कौन निवेश करता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और नाभिक के बाहर की तरफ जो गोले बनाए जाते हैं, इन गोलों को कहा जाता है कोश या कक्षा कहा जाता है। कोश या क्या कहा जाता है? कक्षा कहा जाता है। एक नंबर की जो कक्षा आती है उसे के कहते हैं। दूसरे नंबर की जो कक्षा होती है उसे एल कहते हैं। तीसरे नंबर की जो कक्षा होती है उसे एम कहते हैं। और चौथे नंबर की जो कक्षा होती है उसे कहते हैं क्या? एन कहते हैं। क्या कहते हैं? एन कहते हैं। तो इस प्रकार हमें यहाँ से क्वेश्चन की सभी बातों को समझना था। फिर इसका जवाब देते हैं हम कि किसी भी परमाणु में जो मौजूद जो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम जो संख्या होती है, वो 2n स्क्वायर के सूत्र से निकाली जाती है। और n यहाँ होती है कक्षाओं की संख्या। कक्षाओं की संख्या का मतलब के कितने नंबर की कक्षा है? एक नंबर की कक्षा है, मतलब के में n बराबर कितना हो चुका है? एक हो चुका है। फिर एल, एल में कितने नंबर की कक्षा है? दो नंबर की कक्षा है। और एम, एम कितने नंबर की कक्षा है? 3 नंबर की कक्षा है। एन कितने नंबर की कक्षा है? 4 नंबर की कक्षा है। यदि आपको डायरेक्ट भी ऐसे पूछा जाए ना कि 4 नंबर की कक्षा कौन सी होती है, तो आप उसका नाम बता सकते हैं कि एन कक्षा होती है। यदि पूछा जाए परीक्षा में कि 3 नंबर की कक्षा कौन सी होती है, एम होती है। ऐसी बातों को हम यहाँ से बता सकते थे। तो 2n स्क्वायर के आधार पे निकालते हैं। जैसे एक उदाहरण भी मैं आपको दे देता हूँ। जैसे कि मान लो आपको किसी ने ऐसे पूछा कि m कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम भरे जा सकते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम भरे जा सकते हैं? यदि ऐसी बात को यदि आपको एग्जाम में यदि पूछा जाए, तो m कितने नंबर की कक्षा है? के एल एम, m 3 नंबर की कक्षा है। तो इसमें m में n बराबर कितना हो चुका है? 3 हो चुका है। सूत्र कौन सा आता है? किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर के आधार पे भरा जाता है। और इसमें जो n होता है, वो n होता है क्या? कक्षाओं की संख्या। तो कक्षा की संख्या कितनी है? 3 नंबर की कक्षा है। तो 2 × 3 का स्क्वायर करते हैं हम। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 9 आएगा। और इस 9 को किससे गुणा करेंगे? 2 से गुणा करेंगे। मतलब यहाँ हमारे पास उत्तर बनेगा कितना? 18। मतलब एम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हम 18 भर सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 18। ऐसी बात को आपको किसी भी कक्षा के बारे में पूछे तो आप इसी प्रकार से बता सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन का आप सही जवाब तो बता ही पाए होंगे। क्वेश्चन का सही जवाब होता कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर के आधार पर भरा जाता है। चलिए, तो अगले 50 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और यदि दोस्तों अभी तक आपने टॉपिक से रिलेटिव पीडीएफ्स को प्राप्त नहीं किया है, तो पीडीएफ्स को भी प्राप्त करें, जिससे आप अन्य क्वेश्चन जो आपको दिए गए हैं उस पीडीएफ में, उन अन्य क्वेश्चनों पे भी आप अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सबसे ऊपर की तरफ आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक होगा, वो पीडीएफ का अवेलेबल होगा आपके पास। और दोस्तों, आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और उस टेलीग्राम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोजाना क्यूज होती हैं, वो क्यूज भी आप लगा सकते हैं, जो आगामी एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली हैं। चलिए, तो अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम यहाँ से। अगला क्वेश्चन था हमारा, एम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? एम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या आ सकती है? चलिए, तो फटाक से आप लिखिएगा। देखें, फटाक से लिखें, आप देखें इस बात को कि एम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। एम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें यहाँ से पता नहीं थी। चलिए, तो इस क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखे ही होंगे। तो देखो, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको लोको पायलट के पेपर में पूछा गया था। यदि आपने इसकी बेसिक बातों को जाना है, तो आप इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखे होंगे। तो देखो, आपको ऐसे बताया गया है, नाभिक के बाहर की तरफ जो गोले बनाए जाते हैं, इन गोलों को कक्षाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कक्षाएं कहा जाता है। और कक्षा शुरू होती है कैसे? के, एल, एम और एन होती है। ये एक नंबर की कक्षा है, ये दूसरे नंबर की कक्षा है, तीसरे नंबर की कक्षा है, चौथे नंबर की कक्षा है। मतलब के में एन कितना होता है? एक। और एल में एन होता है 2, एम में एन होता है कितना? 3, और एन में एन होता है कितना? 4।
और किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरा जाता है 2n स्क्वायर के आधार पर, जिसमें n या कक्षा की क्या होती है, संख्या होती है। तो m कक्षा कितने नंबर पे आ रही है, के एल एम 3 नंबर पे आ रही है। मतलब n में n कितना है, 3 है। तो अब इसको हम कर सकते थे, तो यहाँ n की जगह हम 3 रखते हैं, 3 का क्या करते, स्क्वायर करते। 3 का स्क्वायर होने वाला है कितना, 9, और 9 दुआ कितना होता है, 18। यानी कि एम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं कितने, 18 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो इस प्रकार 50 नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब होता सी, हमारा यहाँ से सही जवाब होता। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को जान पाए होंगे। यदि आगामी एग्जाम में यदि आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो क्वेश्चन आपका सही जा सके। और रेलवे के यदि आप पेपरों में बैठने वाले हो तो पक्का वहां से आपको इस टॉपिक में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रवेश जितने भी पेपर लगे हुए हैं इन पेपरों में बहुत से क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं। तो इस टॉपिक को और बेहतरीन तरीके से सीखने के लिए आप इसके सभी पार्टों को देखिएगा, और सभी पार्टों की आप एक्सरसाइज की पीडीएफ जो है वो भी प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया था हमें, एन कोष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। देखो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था, और क्वेश्चन में बहुत ही इजी बात पूछी गई है हमें। यदि आपने बात को समझा होगा तो आप इसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में लिख रहे होंगे कि एन कोष में, यानी कि एन, एक तो होती है के, एक होती है एल, एक होती है एम, और चौथे होती है एन। एक के, एल, एम और एन। एन कोष में पूछा, तो एन कोष कितने नंबर की कक्षा है, 4 नंबर की कक्षा है। मतलब किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन तो 2n स्क्वायर के आधार पे बढ़ते हैं, और इसमें n बराबर क्या होता है, कक्षा की संख्या होता है। तो कक्षा की संख्या कितनी है, यहाँ से कक्षा की संख्या है कितनी, 4 है। तो अब इसको हम सोल्व भी तो कर सकते थे, छोटी सी बात थी। तो 4 का स्क्वायर करते, 4 का स्क्वायर कितना आता है, 16, और 16 को हम 2 से गुना करते कितना आता हमारे पास, 32 आता। मतलब एन कक्षा में जो अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन समाहित हो सकते हैं, मतलब अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। इस प्रकार आप अपना जवाब बता सकते हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन का जवाब आप समझ ही पाए होंगे, और इससे रिलेटिव बातों को यदि एग्जाम में पूछा जाता है तो आप सही बता सकते हैं वहां से। चलिए तो अगला खूबसूरत सा सवाल भी हमारे पास उसी प्रकार से है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा उल्टा दिया गया है बातों को यदि आपने समझा होगा तो इसका जवाब भी फटाक से आप कमेंट बॉक्स में लिख रहे होंगे। देखो इस प्रकार का क्वेश्चन रेलवे जेई के पेपर में पूछा गया था। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया था और हमें क्या बताना था, पढ़िएगा क्वेश्चन को, कि तीसरी कक्षा को खालिस्तान सेल के रूप में निरूपित किया जाता है। मतलब तीसरे नंबर की जो कक्षा होती है उसको क्या कहा जाता है, हम कैसे निरूपित करते हैं। तो देखो नाभिक के बाहर की तरफ हम गोले बना रहे हैं, और इन गोलों को क्या कहा जाता है, कक्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कक्षा कहा जाता है। तो एक नंबर की जो कक्षा आती है उस एक नंबर की कक्षा को किससे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। दूसरे नंबर की जो कक्षा होती है उसे एल से लिखते हैं। तीसरे नंबर की जो कक्षा होती है उसे एम से लिखते हैं, और चौथे नंबर की जो कक्षा होती है उसे एन से लिखा जाता है। तो क्वेश्चन में बहुत इजी बात पूछी गई थी, यदि आपने बातों को समझा होगा, यदि आप मेरे साथ सेशन में शुरू से बने हुए होंगे तो इस बात को जान पाए होंगे आप कि तीसरी कक्षा को निरूपित किया जाता है। तीसरी कक्षा को किससे निरूपित करते हैं, ये तो 1 नंबर की कक्षा है, ये 2 नंबर की कक्षा है, और ये 3 नंबर की कक्षा है। और तीसरे नंबर की कक्षा को हम किससे निरूपित करते हैं, एम से निरूपित करते हैं। तो 52 नंबर के क्वेश्चन का सही उत्तर होता हमारे पास डी, हमारे पास यहाँ से सही उत्तर होता। चलिए तो इसी प्रकार आगे के क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं हम। अगले क्वेश्चन है हमारे पास, किसी परमाणु के कोष में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। रेलवे ग्रुप डी में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था, और आगामी जो पेपर लगने वाले हैं रेलवे के, वहां पक्का आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और अन्य एग्जाम्स में भी यदि आप बैठने वाले हो वहां भी आपको ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप मेरे साथ टॉपिक में शुरू से एंड तक बनिएगा, और उस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से सीखिएगा आप। तो इस टॉपिक में यदि आप शुरू से बने हुए होंगे तो इसका जवाब भी आपको आ रहा होगा, विद इन सेकेंड इसका आंसर आप बता पा रहे होंगे कि किसी भी परमाणु के कोष में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरा जाता है 2n स्क्वायर के आधार में।
यहाँ एन क्या होता है? कक्षा की संख्या। तो के कितने नंबर की कक्षा होती है? के का जो कक्षा का नंबर होता है वो, अब देखो आप यहाँ से बार-बार बनाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। अब आपको तो बताना ही आना चाहिए कि के, एल, एम और एन। के कितने नंबर की कक्षा है? 1 नंबर की कक्षा है। मतलब एन बराबर कितना होने वाला है? 1 होने वाला है। तो 1 का स्क्वायर करते हैं। 1 का स्क्वायर दोस्तों होता है हमेशा 1, और इस 1 को किससे गुना करना है? 2 से गुना करना है। तो हमारे पास कितना आने वाला है? यहाँ हमारा आंसर आ चुका है कितना? 2। मतलब के कोष में अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उन के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है कितनी? 2 होती है। इस प्रकार हमारा यहाँ से सही जवाब होता, बी हमारा यहाँ से सही जवाब होता। तो आप इस बात को जान ही पाए होंगे। यदि आपको इसी प्रकार से किसी भी बात को घुमा के भी पूछा जाए, तो आप इसका भी आप जवाब बता सकते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास। एल कक्षा में पूछा था, और देखो रेलवे ग्रुप डी में भी ये इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप इसको भी बता सकते हैं। तो देखो के तो कितने नंबर की कक्षा होती है? 1 नंबर की कक्षा होती है। एल कक्षा कितने नंबर की होती है? 2 नंबर की कक्षा होती है। एम जो होती है वो कितने नंबर की कक्षा होती है? 3 नंबर की कक्षा होती है। एन का नंबर कितना होता है? 4 होता है। और हमें एल के बारे में पूछा है। तो किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर के आधार पे भरा जा सकता है। तो एल में एन कितना होता है? एल में एन होता है मतलब कितना? 2 होता है। मतलब एल कितने नंबर की कक्षा होती है? एल 2 नंबर की कक्षा होती है। तो अब आप इस क्वेश्चन को सोल्व भी कर सकते थे। 2, और एन की जगह कितना रखना होगा? 2 रखना होगा। 2 का स्क्वायर कितना बनता है? 4 बनता है। 2 इंटू 4। तो अब हमारे पास कितना आने वाला है? 8। हमारे पास जो आंसर आ चुका है वो कितना आया है? 8 आया है। तो एल कक्षा में अधिकतम जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ सकती है, वो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है कितनी? 8 होती है। इस प्रकार आपका ये सही जवाब होता, और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। इसके साथ आप साइंस के किसी भी टॉपिक को बहुत ही ईजी बना सकते हैं। आगामी आने वाले दिनों में भी मैं आपको इसी प्रकार से टॉपिक्स को पढ़ाने वाला हूँ। यदि आपने अभी तक पीडीएफ्स को प्राप्त नहीं किया है, तो पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। डेली लाइफ में वहां से बहुत सी परीक्षा की दृष्टि से बहुत सी एमसीक्यू लगाई जाती है, तो वो उन क्वेश्चनों को भी आप वहां से लगा सकते हैं। चलिए तो इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है कि एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है। परमाणु संख्या कितनी है? 13 है। तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं? इस तत्व में कितने सेल होंगे? किसी भी तत्व की परमाणु संख्या कितनी दी गई है? परमाणु संख्या कितनी दी गई है? 13 दी गई है। और किसी भी एलिमेंट में जितना उसका परमाणु क्रमांक होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उतनी ही होती है। यदि आवर्त सारणी में कोई तत्व 13 नंबर पे आता है, तो उसका परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 13 हो गया। और उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी हो गई? 13 हो गई। तो क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि 13 नंबर का परमाणु क्रमांक वाला जो कोई तत्व होता है, उस तत्व में कितने सेल पाए जाते हैं? सेल का मतलब होता है कोष। कोष का मतलब होता है कक्षा। उसमें कितनी कक्षाएं पाई जाती हैं? तो 13 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो देखो, अभी हमने यहां से जाना है कि नाभिक के बाहर की तरफ जो गोले बनाए जाते हैं, इन गोलों को क्या कहा जाता है? इन गोलों को कक्षाएं कहा जाता है। ये तो इसका क्या हो गया? नाभिक हो गया। और देखो, 13 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास। इन 13 इलेक्ट्रॉनों को भरना था हमें। उसके आधार पे हमारा सही जवाब होता, पहले तो के नंबर की कक्षा, एल, एम, और एक चौथे नंबर की और होती है जिसे क्या कहते हैं? एन कहते हैं। के कोष में कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? ऐसा हमने पीछे के क्वेश्चन में जाना है कि के कोष में, के जो कक्षा होती है, इस के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 भरे जाते हैं। एल कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 भरे जाते हैं। एम कक्षा जो होती है, इस एम कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और एन जो कक्षा होती है, इस एन कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है कितनी? 32। हमें तो 13 इलेक्ट्रॉन ही भरने हैं यहाँ से। तो 13 इलेक्ट्रॉनों में के में तो कितने भरे जाएंगे? दो दो तो के में भरे जाएंगे। अब कितने और भरने? 11 और भरने हैं। तो जो एल जो कक्षा होती है, इस एल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 8 भरे जा सकते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉनों को हम यहाँ से और भर सकते थे। 8 इलेक्ट्रॉनों को हमने और भरा है यहाँ से। 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब हमने कुल कितने इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं?
हम यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। तीसरी कक्षा के पास चलते, तो तीसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भरते? 3 और भरते, जिससे कि हमारे पास 13 इलेक्ट्रॉन हो जाते। इस कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन और भर देता हूं मैं, 1 2 3। तो क्या हमें चौथी कक्षा की आवश्यकता पड़ी? क्या नहीं पड़ी। तो इस 13 नंबर का परमाणु क्रमांक जिस भी एलिमेंट का होता है, उस एलिमेंट में कितने कोष हो सकते हैं, उसमें कितने कक्षाएं होती हैं? 1 2 और 3। उसमें 3 ही कक्षा पाई जाती हैं, उसमें 3 ही कक्षा पाई जाती हैं। और जो सबसे बाहरी जो कक्षा होती है, उसमें केवल 3 इलेक्ट्रॉन ही उपस्थित होते हैं। इस एल के कक्षा में हमने 2 इलेक्ट्रॉन भरा, क्यों भरा? क्योंकि के में अधिकतम 2 ही भरे जा सकते हैं। एल जो कक्षा होती है उसमें हमने 8 इलेक्ट्रॉनों को भरा। 8 इलेक्ट्रॉनों को इस कारण भरा क्योंकि एल जो कक्षा होती है उसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही भरे जा सकते हैं। तो 10 तो भर चुके हैं, 13 भरने हैं, 3 और बचे हैं हमारे पास। तो 3 को आगे वाली कक्षा में भरते हैं, एम कक्षा में। जो एम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं? 18 भरे जा सकते हैं, जबकि हमने तो 3 ही भरे हैं। तो चौथी कक्षा की आवश्यकता होगी क्या? नहीं। तो उस तत्व का जो आपके पास कोषों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? उस तत्व में कोषों की संख्या होगी 3। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन का जवाब भी आप बता सकते हैं कि 55 नंबर के क्वेश्चन का सही उत्तर होता हमारे पास क्या? बी हमारा यहाँ से सही उत्तर होता। चलिए तो अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है। चलिए तो देखो, ये रेलवे ग्रुप डी के पेपर में पूछा गया था इस प्रकार का क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, टॉपिक के सभी प्रश्नों पे आप बने रहें। यदि आपके इसके अन्य पार्टों को आपने अभी तक नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट को विजिट करके इसके अन्य पार्ट्स को भी आप देख सकते हैं, जिससे कि आपको अन्य जो क्वेश्चन बच गए उन क्वेश्चनों को भी आप वहां से समझ सकते हैं। और दोस्तों, टॉपिक से रिलेटिव पीडीएफ्स को आपने अभी तक प्राप्त किया ही होगा। चलिए तो इस क्वेश्चन का जवाब देखें, आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होने वाला है। फटाक से बताइएगा, देखें जल्दी से बताइएगा कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होने वाला है। यदि आप मेरे साथ टॉपिक में शुरू से बने हुए होंगे तो आप इस बात को जान पाए होंगे कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है। चलिए तो बताइएगा, देखें ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में, ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या है? ऊर्जा का चतुर्थ स्तर, नाभिक के बाहर की तरफ जो हमने गोले बनाए थे, ये गोले ऊर्जा के ही स्तर होते हैं। किसके स्तर होते हैं? ऊर्जा के ही स्तर होते हैं। तो देखो, पहला, ये पहली कक्षा हो गई, मतलब ऊर्जा का पहला स्तर हो गया, ऊर्जा का दूसरा स्तर हो गया और ऊर्जा का तीसरा स्तर होगा, हो गया। और देखो, अभी तक आपने मेरे साथ सेशन में शुरू से बना होगा तो आपने जाना है कि के कक्षा आती है, एल आती है, एम कक्षा आती है, एन कक्षा आती है। हमने निकालना भी जाना है कि के कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2। एल कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 8। एम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 18। और एन कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 32। हमने निकालने का प्रोसेस भी जाना है, किसी भी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। वो किस सूत्र से सीखा है हमने? 2n² से सीखा है। तो ऊर्जा के चौथा स्तर, पहला स्तर, दूसरा, तीसरा और चौथा स्तर, मतलब एन कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन बताना था हमें यहाँ से कि एन कक्षा में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो हमने निकालने का प्रोसेस भी जाना था कि निकाला जाता है किससे? 2n² से निकाला जाता है। यहाँ एन बराबर कितना है? 4 है। यहाँ एन बराबर कितना है? 4 है। तो यहाँ एन की जगह कितना रखते हैं हम? 4 रखते, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 होगा। और 16 को किस गुना करते? 2 से गुना करते, तो हमारे पास कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ चुकी है कितनी? 32। या आप डायरेक्ट प्रोसेस से भी याद रख सकते हैं कि चौथे नंबर की जो कक्षा होती है उस कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन अधिकतम भरे जा सकते हैं। तो 56 नंबर के क्वेश्चन का सही उत्तर होता हमारे पास डी, हमारा यहाँ से सही जवाब होता। और दोस्तों, देखा होगा आपने, क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसी प्रकार देखने को मिलते हैं। चलिए तो आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और इसका नाम बताइएगा, देखें आप, इसका नाम क्या होने वाला है? इसका सही जवाब भी बताएं, देखें आप, इसका सही जवाब क्या होने वाला है? चलिए तो बताइएगा, देखें यदि आपने बातों को समझा है तो आप जान पाए होंगे इस बात को कि क्वेश्चन का सही जवाब क्या होने वाला है।
बताइएगा देखें, देखो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिल्ली पुलिस के पेपर में देखने को मिला था। क्वेश्चन में सभी बातें आपको आनी चाहिए थी अब। अब आप डायरेक्ट प्रोसेस से नहीं बता सकते थे। अब तक की बातों को आपने सीखा है तो इसका सही जवाब आप बता सकते हैं। तो देखो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से किस कक्षा में होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में होता है? तो सबसे पहले तो हमें ऐसे जानना था कि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन कितना होता है। इलेक्ट्रॉन मीन्स परमाणु क्रमांक सबसे पहले पता करते हैं कि मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक देखो आप डायरेक्ट पता रख सकते हैं। 30 तक के जो एलिमेंट है उनका तो आप डायरेक्ट पता रखें, क्योंकि आगामी आने वाले दिनों में हम आवर्त सारणी को पढ़ने वाले हैं। और आवर्त सारणी को पढ़ने से पहले आप दोस्तों 30 तक के परमाणु क्रमांक याद रखिएगा, जिससे कि आपको आवर्त सारणी में अधिकतर प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं उन 30 तक के एलिमेंटों से। तो जो आपके पास मैग्नीशियम होता है, इस मैग्नीशियम का जेड, जेड मीन्स होता है परमाणु क्रमांक कितना होता है 12। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 12। मतलब हमें 12 इलेक्ट्रॉनों को भरना है। सबसे पहले तो 12 इलेक्ट्रॉनों को कैसे भर सकते हैं? कक्षाएं बनानी होंगी हमें, और कक्षाओं में हमें पता होगा कि कौन सी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं। तो नाभिक, ये तो हो गया क्या इसका नाभिक। नाभिक के बाहर की तरफ जो गोले होते हैं उन गोलों को क्या कहते हैं? कक्षाएं कहते हैं। ये के कक्षा हो गई, ये एल कक्षा हो गई, ये एम कक्षा हो गई, और इसकी तरफ यदि आप बाहर की तरफ जो कक्षा बनाते हो वो एन कक्षा होने वाली है। 12 इलेक्ट्रॉनों को भरना था। तो के कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? के कक्षा में हम अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हैं। ऐसा आप प्रोसेस में जाना होगा। पीछे के क्वेश्चन में हमने जाना था कि किसी भी कक्षा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है, ऐसी बातों को हमने वहां से जाना था। तो 2 इलेक्ट्रॉन भर लिए। कितना इलेक्ट्रॉन भरना था? 12 इलेक्ट्रॉन भरना था। तो हमारे पास भर चुके हैं, हमें 10 इलेक्ट्रॉन और भरना था। तो जो एल कक्षा होगी, इस एल कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉनों को ही हम भर सकते हैं। 9वां इलेक्ट्रॉन इसमें कभी नहीं भर सकते हैं। तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉनों को हमने भर दिया है। 8 इलेक्ट्रॉनों को जब आपने भर दिया है, तो अब हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं? 10 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। कितना इलेक्ट्रॉन और भरना है? 2 इलेक्ट्रॉन और भरना है। 2 इलेक्ट्रॉनों को एम कक्षा में भरना होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉनों को हमने एन एम कक्षा जो होती है उसमें भर दिया। चलो भर दिया, इस बात को तो हमने जान लिया। लेकिन क्वेश्चन में हमें जवाब क्या बताना था? संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से किस कक्षा में होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में भी जानना था कि संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहा जाता है। किसी भी जो बाहरी जो कक्षा होती है, उस बाहरी कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बाहरी कक्षा कौन सी हो गई? एम हो गई। तो एम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब है किसी भी कक्षा में, किसी भी कक्षा में जो बाहर की तरफ है, जो बाहर की तरफ है, जो बाहर की तरफ है, उस कक्षा में, उस कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को, इलेक्ट्रॉन की संख्या को, इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो यहाँ बाहर की तरफ कौन सी कक्षा है? एम कक्षा है। और इस एम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि आपसे पूछी तो इसमें, इस प्रश्न में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 2। लेकिन कक्षा के बारे में पूछा था कि संयोजी इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में होंगे, तो किस कक्षा में होंगे? एम कक्षा में होंगे। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन का सही जवाब होता क्या होता? ए हमारा यहाँ से सही जवाब होगा। इसी प्रकार आप टॉपिक से जुड़ी हुई सभी बातों को आपने जाना होगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि हमारा काम यदि आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक शेयर भी कर सकते हैं। आप अपने अन्य दोस्तों को भी यहाँ से जोड़ें। रोजाना आप 10 बजे वाली क्लास में जुड़ते होंगे तो आपने सभी बातों को जाना होगा। और परमाणु से जुड़ी हुई सभी बातों को मैंने आपको सिखाया है बहुत ही सरल भाषा में। और यदि आपने इसके अन्य पार्ट्स को नहीं देखा है तो इसके अन्य पार्ट्स को भी देखें। तो आप कहाँ से देख सकते हैं? जो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है उस प्लेलिस्ट में टॉपिक टू टॉपिक आपको क्रम दर क्रम सभी वीडियोस मिलने वाले हैं। वहां से आप जिस भी टॉपिक को आप देखना चाहते हैं उस टॉपिक को वहां से आप देख सकते हैं, और अपनी जो साइंस की स्कोरिंग है उस स्कोरिंग को आप बढ़ा सकते हैं।
टॉपिक से रिलेटिव पीडीएफ्स को अभी तक आपने प्राप्त नहीं किया है, तो टॉपिक से रिलेटिव पीडीएफ्स को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर की तरफ मिलेगा। उस लिंक की सहायता से सामान्य विज्ञान के जितने भी नोट्स हो हमारे पास अवेलेबल हैं, जितने भी आपको एमसीक्यू मैं करवाने वाला हूँ, उन सभी की पीडीएफ आपको वहाँ से प्राप्त हो सकती है। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी जॉइन करें। टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी जॉइन कर सकते हैं। वहाँ से डेली लाइफ में बहुत सी क्यूज़ होती हैं, उन क्यूज़ को भी लगा सकते हैं, जो आगामी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात करता हूँ आपसे इस सीरीज़ के अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख़्याल बनाए रखिए। तहे दिल से आपका धन्यवाद।